हे गाइस व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव साइंस एकेडमी। वेलकम टू डेली आईएएस एग्जाम डोज। आज है तारीख 11 अक्टूबर 2020। आज की तारीख से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सारे करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके यूपीएससी एग्जाम यानी आईएएस आईपीएस के एग्जाम के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको वीडियो की वैल्यू समझ में आएगी। साथ ही साथ करंट अफेयर्स के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको करंट अफेयर्स जो हैं अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करना है, ठीक है, जो कि मेन चीज़ होती है यूपीएससी में। ये सारी चीज़ें हम साथ साथ कवर करेंगे। और जो ये वीडियो है ये फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर लाई गई है आप लोगों के लिए मेरे द्वारा। और आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन डेली आ जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको इस वीडियो के साथ साथ डेली द हिंदू एनालिसिस भी मिलता है। ओके, इस वीडियो की पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे जो है आप जाओगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, और उस लिंक पे क्लिक करो और जाकर उस चैनल को ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी इस लेक्चर की। साथ ही साथ वहां पे आपको डेली द हिंदू न्यूज़पेपर भी मिल जाएगा, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो डेली बेसिस पे। बढ़ते हैं आगे और आते हैं अपने फर्स्ट आर्टिकल के ऊपर, जो कि हम डिस्कस करेंगे। ये है रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज से रिलेटेड। अभी क्या हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई, जो कि इलेक्शंस वगैरह को कंडक्ट कराती है, आपको पता होगा जो भी इलेक्शंस वगैरह होते हैं वो कौन कंडक्ट कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अभी इसने क्या करा, रिलैक्स कर दिया पब्लिक नोटिस टाइम पीरियड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना होता है, तो इसका जो टाइम पीरियड है उसको इंक्रीज कर दिया गया, रिलैक्स कर दिया गया है। उसको इंक्रीज नहीं कर सकते, उसको रिलैक्स कर दिया गया है। टाइम उसमें थोड़ा बहुत छूट दे दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। बट अब ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट कैसे हो सकता है, एक तरीके से। पहले तो ये देख लो हमने कहाँ से लिया है इसे, पीआईबी से, यानी पब्लिक इन ब्यूरो केसी से इसे लिया है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब पॉलिटी और गवर्नेंस हमारे यूपीएससी में कौन से सब्जेक्ट में आता है, वो आता है हमारा जनरल स्टडीज पेपर 2 के अंदर। ओके, बढ़ते हैं आगे। अब यहां पर बात जान लो, कुछ बातें यहां पे बताई गई हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड। कि देखो, अब हमने करंट अफेयर्स पढ़ लिया, अब यहां से आपके लिए क्या आ सकता है, यहां से आपके लिए यूपीएससी कुछ नहीं पूछ सकता, ठीक है। यहां से क्या पूछेगा यूपीएससी, कुछ नहीं, बट अब इसका बैकग्राउंड आपसे जरूर पूछेगा कि पॉलिटिकल पार्टीज से का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो हमारे कौन से सेक्शन में दिया हुआ है। ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो बैकग्राउंड देखो, यहां पर जो रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है ये गवर्न करी जाती है प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 29A। जो हमारा सेक्शन 29A है उसमें सारे के सारे प्रोविजंस दे रखे हैं रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, आप लोगों को वहां पे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, उसके बाद एक पार्टी जो होती है सीकिंग रजिस्ट्रेशन अंडर दी सेड सेक्शन, जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराता है इस सेक्शन के अंडर में, कौन से, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंडर में जो सेक्शन 29A है, इसके अंडर में जब यहाँ पर कोई हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है रजिस्ट्रेशन कराती है तो उसे एप्लीकेशन वगैरह सबमिट करनी होती है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर उसको कुछ अपने न्यूज़पेपर, जैसे कि आप कह सकते हो 2 नेशनल न्यूज़पेपर में अपने बारे में बताना होता है, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जो भी यहाँ पर पब्लिश हो रही है। उसके बाद 2 लोकल न्यूज़पेपर में बताना होता है। इस तरीके का सिस्टम फॉलोअप करना पड़ता है। देन उसके बाद रजिस्ट्रेशन माना जाता है किसी पॉलिटिकल पार्टीज का होता है। ओके, पॉलिटी जबरदस्त है। अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, आपको डिटेल में आप आगे आगे चलोगे ना, तो उसी का एक टॉपिक बन जाता है। इस तरीके से आपको रिलेट करना है, जो भी करंट अफेयर्स है उसको इस तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ना है। सेकेंड आर्टिकल, यहां पे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि आप यहां पर एक बार रीड करें। मैं आपसे रोज कहता हूं एक बार आपको भी रीड करना बहुत ज्यादा कंपलसरी हो जाता है, बहुत ज्यादा जरूरी जाता है। जब तक आप रीड नहीं करोगे, आप अगर डिपेंड रहोगे कि आपने एनालिसिस देखा और उसके ऊपर ही डिपेंड होगा कि अब मुझे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। चाहे वो मैं हूं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई सा भी एनालिसिस हो, चाहे वो कितने भी बड़े टीचर का या किसी का भी एनालिसिस हो सकता है। अगर आप पढ़ के आप सिर्फ एनालिसिस सुन के काम चला रहे हो तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको पढ़ना पड़ेगा, और एक बार रीड करने से कुछ नहीं जाएगा। आपको थोड़ा सा दिन में टाइम निकालना पड़ेगा। न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डालो, एनालिसिस देखो। पहले आपने एनालिसिस देख लिया, उसके बाद अगर पढ़ना चालू करोगे ना तो सटासट अपने आप समझ में आ जाएगा। इससे आपकी रीडिंग भी हो जाएगी, आपको समझ में भी आ जाएगा, आपके माइंड में क्लैरिटी भी हो जाएगी। तो ये ज़रूर करो। एक बार वीडियो देख लो। वीडियो आपके, मैं नहीं कह रहा कि आपके आपकी तैयारी में जो है प्रिपरेशन में कोई ज़्यादा रोल प्ले नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। बहुत मेजर रोल प्ले करेगी ये जो एनालिसिस है, लेकिन आपको भी पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बार बार कहता हूँ, जो पीडीएफ है मैं आपको दे देता हूँ। मेरी तरफ से जितना होता है मैं आपके लिए करता हूँ। इस लेक्चर की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। द हिंदू न्यूज़पेपर डेली मैं आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर दे देता हूँ। हालांकि आप अगर सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा। पैसा पे करने के बाद सब्सक्रिप्शन मिलता है। मैं आपको यहाँ पे न्यूज़पेपर फ्री में देता हूँ, तो आप जाओ पढ़ो उन सारी चीज़ों को, आपको सारी चीज़ें फ्री मिल रही हैं। ओके,
हालांकि वो बात अलग है, अगर चीज़ें लोगों को फ्री में मिलती हैं तो फिर वो सोचते हैं यार क्या ही होगी, ये फ्री में मिल रही है। तो ऐसा नहीं है, मैं आपको फ्री में ही सारा कंटेंट दे रहा हूँ, तो आप जाओ एक बार रीड करो। ओके, चलो काफ़ी हो गई बातें। नेक्स्ट आर्टिकल, सेकंड आर्टिकल पे आते हैं। सेकंड आर्टिकल हमारा इंडियन फॉरेन सर्विस डे से रिलेटेड है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने यहाँ पे ग्रीट करा कुछ इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स को इंडियन फॉरेन सर्विस डे के ऊपर। अब यहाँ से आप लोगों को पता होगा इंडियन फॉरेन सर्विस कहाँ पे कैसे कैसे यहाँ पे बनते हैं, इंडियन फॉरेन ऑफिसर कैसे बनते हैं, आईएफएस ऑफिसर। तो फिर ये सारी चीज़ें मैं भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये आर्टिकल हमने लिया है द हिंदू से। इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इंटरनेशनल रिलेशंस हमारा कौन से जीएस पेपर में आता है? जनरल स्टडीज पेपर 2 के अंदर आता है। ओके, नाउ अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग इंडियन फॉरेन सर्विस की। ये एक डिप्लोमेटिक सिविल सर्विस है, सभी को पता है, यूपीएससी के एग्जाम के अंडर में ही आती है। जिस एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो उसी एग्जाम में एक जॉब होती है आईएफएस, दैट इज इंडियन फॉरेन सर्विस। ओके, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है, इंडियन पुलिस सर्विस होती है, आईएएस आईपीएस, फिर ऐसे ही एक आईएफएस भी होती है। ये भी काफ़ी वैल्यूएबल जॉब है। ओके, काफ़ी रेपुटेटिव जॉब है। तो फिर ये हमारा ग्रुप ए ग्रुप बी में आती है। ये सारी बातें बोली गई यहाँ पे, जो बातें बताई गई हैं वो इंडियन फॉरेन सर्विस से रिलेटेड बातें बताई गई हैं। जो सर्विस है वो कब से आई, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखोगे कि जो यहाँ पर हम लोग के पास जो है इंडियन फॉरेन सर्विस, इसके जो आप कह सकते हो इसको हेड कौन करता है, इसको एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है, तो ये सारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ये सारी चीज़ें देखते हैं। उसके बाद 1948 में जो फर्स्ट ग्रुप था इंडियन फॉरेन सर्विस का, ये जो ऑफिसर्स थे ये रिक्रूट करे गए थे अंडर द यूपीएससी एग्जाम के। ठीक है, यूपीएससी एग्जाम के द्वारा इन इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स को रिक्रूट करा गया था, अपॉइंट करा गया था। ओके, तो आप लोग को ये भी याद रखना है कि सबसे पहला जो बैच था, जो सबसे पहला इंडियन फॉरेन सर्विस का बैच था वो 1948 में लाया गया था, रिक्रूट करा गया था। ओके, और कौन से एग्जाम के थ्रू? यूपीएससी एग्जाम के थ्रू, जिसका एग्जाम आज आप लोग आज भी देते हो। ओके, फिर उसका कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बता रखी है, कब से ये लागू हुआ, जो इंडियन फॉरेन सर्विस है ये ओरिजिन हुई कब से, जो ब्रिटिश रूल था तभी से यहाँ पर देखा गया। फिर उसके बाद आप देखोगे 1783 की बात हो रही है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है, इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास करा था फोर्ट विलियम कैलकाटा के लिए। तो फिर उसके बाद यहाँ पर आपको पता होगा एक डिपार्टमेंट क्रिएट करो, और वो कौन सा डिपार्टमेंट क्रिएट करो? ये हमारा यूपीएससी वाला। ठीक है, फिर उसके थ्रू यहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई, और धीरे धीरे हम लोगों ने 9 अक्टूबर 1946 से क्या करा? इंडियन फॉरेन सर्विस को जो है हम ये सर्विस लेकर आए। तो कब से आई ये सर्विस? अक्टूबर 9 1946 में। ओके, शायद वो यूपीएससी डिपार्टमेंट क्रिएट करा था या फिर एक सर्विस क्रिएट करी थी, ये मुझे ध्यान नहीं है, एक बार रिचेक कर लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, थर्ड आर्टिकल किस चीज़ के बारे में है? ये भाई तारू सिंह जी के बारे में है। ठीक है, अब ये जो पर्सनालिटी है इनकी 300 बर्थ एनिवर्सरी, 300 यहाँ पे 300वीं बर्थ एनिवर्सरी इनकी मनाई गई है। तो इनके बारे में कुछ बातें बताई गई हैं, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। काफ़ी आपको जानने को मिलेगा इनके बारे में भी। हालांकि बहुत से लोग होंगे जो पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन बहुत से लोग होंगे जो कि पता होगा जिन्हें इसके बारे में। ओके, अब यहाँ से ये जो आर्टिकल है आउटलुक से लिया गया है, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब हिस्ट्री आपके कौन से जनरल स्टडीज़ पेपर में आता है? सभी को पता होना चाहिए, जनरल स्टडीज़ पेपर 1। ओके, बढ़ते हैं आगे। अब थोड़ा बहुत पढ़ते हैं हम लोग भाई तारू सिंह जी के बारे में। 1720 से लेकर 1745 तक का टाइम था। ये एक प्रोमिनेंट सिख मार्टियर थे। ठीक है, सिख मार्टियर थे। ये कैसे जाने जाते थे? इन्होंने अपनी लाइफ को, अपने जीवन को सैक्रिफाइस कर दिया इन द नेम ऑफ प्रोटेक्टिंग सिख वैल्यूज़। जो सिख की वैल्यूज़ थे, सिख के जो यहाँ पर आप कह सकते हो उनके कल्चर्स थे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने अपनी जान को यहाँ पे सैक्रिफाइस कर दिया। आप कह सकते हो एक तरीके से शहीद हो गए। ओके, अब तो जो गुरुद्वारा शहीद भाई तारू सिंह जी, या फिर हम लोग इसे कहते हैं गुरुद्वारा शहीदी अस्थान भाई तारू सिंह जी, ये एक सिख गुरुद्वारा है जो कि नौलख बाजार लाहौर यानी पाकिस्तान में ऐसा गुरुद्वारा है। ओके, इनके नाम पे ही बनाया गया है। जो इनका जो जन्म हुआ था पंजाब में हुआ था मुगल एम्पायर के टाइम पे। तो इनकी जो है आप देखोगे डेथ वगैरह कैसे हुई थी, क्या करा गया था मुगल एम्पायर के टाइम पे, जो यहाँ पे मुगल्स थे उनके द्वारा क्या करा गया, इनका स्काल्प यानी कि बाल के साथ, जहाँ पे आपके जैसे कि ये सर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे बाल होते हैं, तो ये स्काल्प होती है, बालों के साथ जो है स्काल को भी यहाँ पे उजाड़ दिया था सर से। देखो इनके हाथ में दिख रहा होगा, बालों के साथ जो है स्काल को भी उजाड़ दिया था सर से। तो इस तरीके से जो है इनकी डेथ हुई थी। तो जान लो 300 वाली यहाँ पे इनकी बर्थ एनिवर्सरी है। ठीक है, 300 भी बर्थ एनिवर्सरी है। और ऐसे ही क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है, जिसकी 100 एनिवर्सरी पूरी होती है या डेथ एनिवर्सरी पूरी होती है, 200 भी होती है, 150 भी होती है, तो इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करो। क्योंकि अभी आपने देखा है, अभी प्रीलिम्स का पेपर निकला है, कौन कौन सी ज़्यादा चीज़ें पूछी गई हैं जिनकी 100वीं एनिवर्सरी पूरी हुई है
या फिर 200वीं एनिवर्सरी पूरी हुई है। ओके, नाउ फोर्थ आर्टिकल पे आते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड यहाँ पे कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को यहाँ पे मनाया जाता है। ओके, याद रखना। और क्यों मनाया जाता है? ताकि जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं या फिर फीमेल्स कह लो, तो वो अपनी वॉइस को उठा सकें, अपनी वॉइस को उठा सकें। ओके, अपनी आवाज़ को उठा सकें और अपने एक तरीके से आप इक्वालिटी मेंटेन करके चल सकें, जिसे हम लोग कहते हैं जेंडर इक्वालिटी को भी यहाँ पे मेंटेन करा जा सके। ओके, कहाँ से लिया इस आर्टिकल हो? हमने पीआईबी से, पब्लिक एंड ब्यूरोक्रेसी से लिया। सोशल इश्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। सोशल इश्यूज़ कौन से जीएस पेपर में आता है? जनरल स्टडीज़ पेपर 1 के अंडर में। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में देखें। हर साल 11 अक्टूबर को ये इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल मनाया जाता है। मैंने जैसा कि आप लोगों को बता दिया था। अब जो ये यूनिसेफ है, यूनिसेफ ने लॉन्च किया एक एनुअल कैंपेन लॉन्च किया, जिसमें बोला कि जो गर्ल हैं वो अपनी वॉइस को उठाएंगी और अपने हक के लिए खड़ी रहेंगी, हमेशा अपने हक के लिए लड़ेंगी। ओके, यानी कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी कि फीमेल और मेल में जो इतना सारा हम लोग डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, वो चीज़ खत्म हो जाए। जो गर्ल्स हैं, फीमेल्स हैं, उनको हम लोग आगे लेकर आए, उनको फोरफ्रंट आगे लेकर आए। ओके, लेकिन अब यहाँ पे जो 2020 है, 2020 का जो थीम है इस इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल का, ठीक है, थीम यानी इसका जो विषय था 2020 का, वो है माई वॉइस और इक्वल फ्यूचर। ओके, मेरी आवाज़ हमारा इक्वल फ्यूचर, यानी कि आवाज़ उनकी जो गर्ल है उनकी उठाई जाए, अपनी आवाज़ लेके वो खड़ी रहें, अपने जो हक हैं, अपने राइट्स हैं, उनके लिए वो लड़ें। ओके, ये इसका हमारा आपकी बार का थीम है। अक्टूबर 11, 2012 ये पहला डे था जब गर्ल चाइल्ड मनाया गया था। पहला डे कब मनाया गया था? 11 अक्टूबर 2012 में। ओके, उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें बोली गई हैं। 2020 में जो वर्ल्ड इज कमेमोरेटिंग 25 ईयर्स सिंस द एडॉप्शन ऑफ द बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म ऑफ एक्शन। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या क्या देखा गया, ये देखोगे आप कि ये हमारा सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? ये बीजिंग का डिक्लेरेशन था, बीजिंग का डिक्लेरेशन और उसका प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन था, कि यहाँ से ही जो है सारी चीज़ें स्टार्ट हुई कि जो गर्ल्स हैं, ठीक है, उनके राइट्स हैं, वुमेन एम्पावरमेंट है, गर्ल एम्पावरमेंट है, ये सारी चीज़ें जो उठना चालू हुई वो कब से चालू हुई थी? ये बीजिंग डिक्लेरेशन प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन से। और ये कब हुआ था? 1995 में हुआ था। तो यानी कि तभी से 1995 से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई और आज के टाइम पे ये सारे मुद्दे ज़्यादा देखे जाते हैं। ओके, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वेमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल किस चीज़ के बारे में? ये मैंने द हिंदू में भी आप लोगों को पढ़ाया है। ओके, कल के द हिंदू मैंने पढ़ाया है। क्या है? नोबेल पीस प्राइज 2020। देखो, हर साल की तरह नोबेल प्राइज दिए जा रहे हैं इस साल भी। मीन्स नोबेल प्राइज हर साल दिए जाते हैं। तो जो 2020 के नोबेल प्राइजेज हैं वो दे दिए गए, वो काफ़ी सारी फील्ड में दिए गए। आप लोगों को पढ़ता होगा, मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है। सबसे पहला नोबेल प्राइज़ दिया गया था मेडिसिन की फील्ड में। किसे? 3 लोगों को दिया गया था, क्योंकि उन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस को डिस्कवर किया था। अब दूसरा जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो फिजिक्स की फील्ड में दिया गया था। क्यों? क्योंकि उन 3 पर्सनैलिटी ने ब्लैक होल को डिस्कवर किया था। तीसरा जो नोबेल प्राइज दिया गया वो केमिस्ट्री के फील्ड में दिया गया। क्यों? और वो 2 विमेन थी, उनको दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि उन्होंने एक ऐसे टूल को डिस्कवर किया जो कि जो जेनेटिक्स होते हैं, जो डीएनए होता है, उसके अंदर एडिटिंग कर सकता है। और वो टूल का नाम क्या है? क्रिस्पर केस9। ओके, उसके बाद चौथा नोबेल प्राइज दिया गया वो दिया गया लिटरेचर के फील्ड में। फील्ड में दिया गया लुइस ग्लक को दिया गया। ओके, उनकी यहाँ पर एक अनमिस्टेकनली पोएट के लिए, उनकी पोयम के लिए यहाँ पर उसको नोबेल प्राइज़ दिया गया। नेक्स्ट उसके बाद अब नोबेल प्राइज़ दिया गया 2020 का, एक कमेटी के द्वारा ये दिया गया। कमेटी ने डिसाइड करा कि ये नोबेल प्राइज़ देना चाहिए किसे? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। इस प्रोग्राम को यहाँ पर, ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इसको यहाँ पे नोबेल प्राइज़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हकदार भी हैं, इन्होंने भूखों को खाना खिलाया है। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। पूरे दुनिया में इनका खाना खिलाने का काम है। बहुत सारे जो लोग हैं भूखमरी से मरे हुए हैं, भर रहे थे, तो उनको काफ़ी सारा हद तक इन्होंने खाना वगैरह खिलाया है। दैट इज़ वाई यहाँ पे इस प्रोग्राम को नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अब ये जो आर्टिकल है हमने नोबेल प्राइज़ जो है उससे लिया है। सोर्स हमारा एक नोबेल प्राइज़ भी, आप वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अवार्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप इसे कह सकते हो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, या फिर आप इसे मिक्स्ड, एक आप सेक्शन बनाते हो ना, अगर नोट्स बनाते हो तो इसमें एक मिक्स्ड न्यूज़ डालते हो, मिसलेनियस न्यूज़, तो उसमें आप इसको डाल सकते हो। ओके, नाउ अब यहाँ पर बात करें इसके बारे में, तो जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है,
ये फूड असिस्टेंट ब्रांच ऑफ द यूनाइटेड नेशन, एक ब्रांच है किसका, यूनाइटेड नेशन का। और ये किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है कि जो लोग भूखे हैं, जिनके पास फूड इनसिक्योरिटी है, उनको एक फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएं, उनको खाना दें, ठीक है, उनका पेट भर सकें। तो इसलिए हमारा ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम डे मनाया जाता है। और यहाँ पर इसी को याद करने के लिए, इसी को डे नहीं मनाया जाता, सॉरी, इसी को याद करने के लिए जो है ये नोबेल प्राइज़ इसे दिया गया है। और इस प्रोग्राम ने बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन काम किया है। क्यों काम किया है? 2019 की बात करें तो जो ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इसने असिस्टेंस दिया क्लोजली 100 मिलियन पीपल को यहाँ पर पूरी तरह से सपोर्ट किया, और वो भी 88 कंट्रीज के अंदर। आप समझ सकते हो कि कितना अच्छा काम किया होगा इसने, भूखे को खाना खिलाया है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हैं उनको से यहाँ पे सारी चीज़ें रिजॉल्व करी हैं। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। चलो, नोबेल प्राइज़ भी मिला है इन लोगों को अपने काम के लिए। तो 1961 में इसको फाउंड करा गया था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? रोम में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, वही सारी चीज़ें फिर से बोली गई कि 2015 में क्या रूल था। 2015 में भी वही था कि हंगर को यहाँ पर क्या करा जाए, कम करा जाए। भूखमरी से जो लोग मर रहे हैं, या फिर भूख से यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखी जाती है भूखमरी, तो उनको खाना वगैरह प्रोवाइड करा जाए, जो हंगर है उसको डाउन करा जाए। ये सारी चीज़ें हमारा गोल्स थे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आता है संविदा स्कीम से रिलेटेड। यहाँ पर जो है क्या बात हो रही है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं, इन्होंने लॉन्च किया फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड। प्रॉपर्टी के कागजात करो, वो फिजिकल फॉर्म में जो है डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे, ठीक है। तो ये जो स्कीम है, ये 11 अक्टूबर 2020 को लाई गई टू ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया। रूरल इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यहाँ पर ये सारा काम करा जा रहा है। सोर्स क्या है इसका? ऑल इंडिया रेडियो से हमने इस आर्टिकल को लिया है। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। यानी इकोनॉमी कौन से आती है, कौन से जनरल स्टडीज़ पेपर में आती है? जनरल स्टडीज़ पेपर 3 के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अब इसके बारे में कुछ बातें पढ़ें। तो जो संविदा स्कीम है, जो कि लॉन्च करी गई थी अप्रैल में इसी साल, ठीक है, सॉरी मैंने अभी आपको बता दिया होगा 11 अक्टूबर, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इस साल अप्रैल में लॉन्च करी गई थी। यहाँ पे ये बात करी जा रही है, जो स्कीम है ये स्टेप उठाएगी 11 अक्टूबर 2020 से, कि जो रूरल इंडिया, वो फिजिकल प्रॉपर्टी कार्ड्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जो संविदा स्कीम है लॉन्च करी गई अप्रैल में इस साल। एम क्या है इसका? कि वो प्रोवाइड कर सके रिकॉर्ड ऑफ राइट्स टू विलेज हाउस होल्ड ओनर्स। जो विलेज के में यहाँ पर लोग हैं, ठीक है, जिनका घर है अपना खुद का, तो उनको एक अपना, एक आप कह सकते हो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना इन दी फॉर्म ऑफ अ प्रॉपर्टी कार्ड्स। प्रॉपर्टी कार्ड्स वगैरह प्रोवाइड कराए जाएंगे कि हाँ भाई ये तुम्हारा ही घर है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें, इसी वजह से यहाँ पे ये संविदा स्कीम न्यूज़ में है। फिर से वही चीज़ें बोली गई हैं कि जो ये लॉन्च विल एनेबल अराउंड 1 लाख प्रॉपर्टी होल्डर्स, 1 लाख प्रॉपर्टी होल्डर्स तक यहाँ पे अलाउ करेगा लोगों को कि जो है उनको एसएमएस लिंक आ जाएगा। फिर वो एसएमएस लिंक को क्लिक करेंगे तो उनके पास वो सारे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह, कार्ड वगैरह होंगे, वो सारे उस एसएमएस लिंक पे उन लोगों को मिल जाएगा। ओके, तो ये स्टेप था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारा हर घर जल स्टेट के बारे में। यानी कि ऐसा स्टेट है एक जिसने अपने हर घर में वाटर टैप कनेक्शन दिया, यानी कि पानी पहुंचाया। कौन सा स्टेट है भाई? वो है गोवा। गोवा ऐसा पहला स्टेट बन चुका है, पहला हर घर जल स्टेट बन चुका है कंट्री में, जो कि जिसने कि प्रोवाइड कराया है टैप वाटर कनेक्शंस हर रूरल हाउस होल्ड में। ओके, हर गांव वाले वाले जो हाउस होल्ड्स थे वहाँ पर सभी जगह पर जो है इन्होंने वाटर टैप कनेक्शन पहुँचाया है गोवा ने। ये आर्टिकल लिया है हमने ऑल इंडिया रेडियो से। अगेन एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट आता है हमारा जनरल स्टडीज पेपर 3 के अंदर, एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में देखें तो जो ये स्टेट है ये प्रोवाइड करता है टैप वाटर कनेक्शन टू 2,30,000 रूरल हाउस होल्ड। ओके, यानी कि जो ये स्टेट है इसने 2,30,000 रूरल हाउस होल्ड तक वाटर कनेक्शन, यानी टंकी का टैप वाटर पहुंचा दिया है घरों के अंदर। तो आप समझ सकते हो ये पहला स्टेट बन चुका है। दैट इज वाई ये इंपॉर्टेंट भी है। गोवा ऐसा पहला स्टेट बना है। अब जो नॉर्थ गोवा है इसमें जो हमने यहाँ पर बोला गया है 2,30,000 रूरल हाउस होल्ड में पहुँचाया है, तो उसका बताया गया है कि 1,65,000 कहाँ का एरिया था, ठीक है, 98,000 कहाँ का एरिया था। इसको आप मत पढ़ो, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो मिनिस्ट्री सेड द स्टेट इज नाउ प्लानिंग फॉर अ सेंसर बेस्ड सर्विस डिलीवरी मॉनिटरिंग सिस्टम टू मॉनिटर द फंक्शनिंग ऑफ फंक्शनैलिटी ऑफ वाटर सप्लाई।
कि यहाँ पर मिनिस्ट्री बोलती है कि स्टेट अब काम करने वाला है कुछ सेंसर बेस्ड सर्विस के ऊपर कि यहाँ पे जो भी वाटर सप्लाई होगा उसकी फंक्शनैलिटी कैसी चल रही है, उन सबको जो है मॉनिटर करने के लिए, उन सबको देखभाल करने के लिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं ये स्टेट मिनिस्ट्री जो है सर्विसेज को यहाँ पर कुछ लॉन्च करने वाली है, जिससे कि यहाँ पे वाटर सप्लाई वगैरह को मॉनिटर करा जा सके। ओके नाउ फिर उसके बाद आता है यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे के ऊपर। ये देखो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे जो है 2020 का मनाया गया 10 अक्टूबर को मनाया गया। इस आर्टिकल को हमने लिया यूनाइटेड नेशन के वेबसाइट से। एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी जनरल स्टडीज पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इस आर्टिकल में बात करें तो यहाँ पे वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे है क्या। अब आपको पता होगा कुछ बर्ड्स जो हैं ऐसी हैं एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, मान लो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चली जाती हैं, ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पे उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, ठीक है, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पर ये वर्ल्ड माइग्रेटरी डे मनाया जाता है। माइग्रेशन क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। तो ये जो माइग्रेटरी डे है, ये माइग्रेटरी कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक ट्रैवल करती हैं। ओके, तो इनको प्रोटेक्शन देने के लिए वर्ल्ड माइग्रेटरी डे मनाया जाता है, बस इसको याद रखो। लेकिन जो इस बार का थीम है वर्ल्ड माइग्रेटरी डे का, तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे का इस बार यानी 2020 का जो थीम है वो है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, यानी कि जो बर्ड्स है वो हमारे पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करके रखती हैं, क्योंकि जो बर्ड्स होती हैं वो एक दूसरे की जगह से वो ट्रैवल करती रहती हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो जो पूरा वर्ल्ड है उसको कनेक्ट करके रखती हैं, ये बात बोली गई और ये थीम है आपकी बार का। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के बारे में। देखो ये हमने लिया है WHO की वेबसाइट से, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट यानी कि जनरल स्टडीज पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो मनाया जाता है ये ऑब्जर्व करा जाता है 10 अक्टूबर को हर साल। अब यहाँ पे क्यों बनाया जाता है कि जो लोगों की मेंटल हेल्थ है, काफ़ी लोग डिप्रेस हो जाते हैं। इस आर्टिकल को मैंने जो कल का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस है उसमें मैंने डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करा है कि जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस का कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ा है लोगों के ऊपर, कि काफ़ी लोग जो है डिप्रेस हुए, काफ़ी लोग परेशान हुए, काफ़ी लोगों को खाना नहीं मिला, तो लोग इतने परेशान हुए कि कुछ लोगों ने सुसाइड भी करी। तो आप कह सकते हो कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, उनकी जो मेंटल हेल्थ थी वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने ये स्टेप उठाया कि क्या करना पड़ा, उन्हें सुसाइड करना पड़ा। ओके, तो अब इस चीज़ को बचाने के लिए किसी बंदे को जो डिप्रेशन है उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम उसे सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सपोर्ट जो है एक की है कि लोगों की जान बचाने का, कि भाई उससे हम पूछें, वो अपना जो दर्द है वो हमसे सारा कह दे, जितनी भी प्रॉब्लम है वो हमसे कह दे, हम उसे एक सॉल्यूशन दे सकें। ठीक है, हर तरीके से हम उसे सपोर्ट कर सकें कि उसका जो माइंडसेट है, जो उसका सुसाइड की तरफ माइंडसेट जा चुका है, उसको चेंज करा जाए। ओके, तो दैट इज़ वाई यहाँ पे वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे आता है और मनाया जाता है हर साल 10 अक्टूबर को, तो इसी वजह से ये न्यूज़ में। नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग को ये दिखेगा, आज का लास्ट आर्टिकल, सिस्टम बेस्ड ऑटोमेटिक कॉशन लिस्टिंग ऑफ एक्सपोर्टर्स। अभी आपको पता होगा आरबीआई की MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा यहाँ पे सारी चीज़ें बोली गई, और जो ये सिस्टम बेस्ड ऑटोमेटिक कॉशन लिस्टिंग है इसको अब की बार क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, डिसकॉन्टिन्यू कर दिया गया है। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले कुछ कॉशंस वगैरह होते थे कि जो एक्सपोर्ट करते थे ना हम सामान, इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करते थे, तो उसके पीछे कुछ यहाँ पे चीज़ें वगैरह होती थी जो फॉलोअप करनी पड़ती थी, लेकिन अब हटा दिया गया। तो अब यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी हो गई भाई, एक्सपोर्टर्स के लिए अब यहाँ पे आराम हो गया, इन चीज़ों को फॉलोअप नहीं करेंगे, वो आराम से अपना जो है बिना किसी रुकावट के एक्सपोर्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे इस बारे में आर्टिकल है, ऑल इंडिया रेडियो से लिया है, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी हमारा आता है जनरल स्टडीज पेपर 3 के अंदर में। वही सारी चीज़ें बोली गई हैं, जो डिसीजन है ये क्या करेगा, एक्सपोर्टर को एम्पावर करेगा कि भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकें, उनकी बिजनेस जो है वो सही हो सके, क्योंकि यहाँ पर जितने भी जो परेशानियाँ थी, कॉशंस थी, ये सारी चीज़ें थी, वो यहाँ पर डिसकॉन्टिन्यू कर दी गई हैं आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, तो इसी के साथ हुआ हमारा आज का यहाँ पे सेशन भी खत्म। तो ये सारी चीज़ें आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे वही सारी चीज़ें बोली गई हैं कि आफ्टर कॉन्ट्रैक्टिंग 6 मंथ, अगर 6 मंथ्स में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स वगैरह है वो किस तरीके से ग्रो अप वगैरह होगी और कैसे जो है सिचुएशन सुधर सकती है। ओके, कि मतलब कि अगर हम लोग ये सिस्टम हटा दें, जो हमारा ये सिस्टम है, कौन सा सिस्टम बेस्ड ऑटोमेटिक कॉशनिंग और कॉशन लिस्ट ऑफ एक्सपोर्टर्स, तो अगर हम इस सिस्टम को डिसकंटिन्यू कर दें तो काफ़ी सारे फायदे देखे जा सकते हैं एक्सपोर्ट सेक्टर में। तो इसी के साथ हुआ हमारा आज का जो है करंट अफेयर्स की शो खत्म। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।